नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैं आपसे कई बार नैरेटिव की बात करता हूं, विमर्श की बात करता हूं कि विमर्श की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो नैरेटिव आज जो बात करने जा रहा हूं, मैं किसी संगठन या किसी पार्टी के खिलाफ जो नैरेटिव है उससे ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये उस पार्टी का काम है, उसके बारे में सोचना उस पार्टी के समर्थकों का, वोटरों का या कार्यकर्ताओं का काम है। मैं आज जो बात कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा जो चिंता है जिस विमर्श की, जिस नैरेटिव की, वो देश के खिलाफ नैरेटिव हो या फिर सनातन के खिलाफ नैरेटिव हो। इन दो नैरेटिव पर हम सब की जिम्मेदारी बनती है इसका विरोध करने का। तो सवाल है कि विरोध कैसे करें। दो खबरें आई हैं पिछले 2-3 दिनों में, उनसे एक रास्ता दिखाई देता है कि क्या करना चाहिए, किस तरह से ऐसे नैरेटिव से, ऐसी परिस्थितियों से निपट सकते हैं। पहली खबर बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद से, बल्कि उनके रहते हुए ही शुरू हो गया था, किस तरह का अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हत्या की जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है प्रशासन की देखरेख में। और वहाँ एक तरह से भले ही वो एक एडवाइजरी कमेटी बन गई है जिसको मोहम्मद यूनुस जो है वो एक डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन ताकत इस समय भी वहाँ सेना के हाथ में है। ये सेना की कठपुतलियाँ हैं तात्कालिक तौर पर, और दीर्घकालिक तौर पर ये अमेरिका की कठपुतलियाँ हैं। मोहम्मद यूनुस जो है, इसमें अब किसी को दुनिया में कहीं भी शक नहीं रह गया है कि वो अमेरिकी एजेंसियों के एजेंट हैं, और लंबे समय से वो ये काम करते रहे हैं और बांग्लादेश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से अस्थिर बनाने का काम करते रहे हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। ये सब हुआ है और उनको बदला लेना था शेख हसीना से। बदला उन्होंने शेख हसीना से सिर्फ नहीं लिया, उन्होंने बदला लिया बांग्लादेश से। और बदला किस बात का लिया? अमेरिका की बात न मानने का। शेख हसीना ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका जो है वो सैनिक हवाई अड्डा बनाना चाहता था बांग्लादेश में, एक द्वीप पर वो चाहता था, वो देने से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जो है, मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने किस तरह से कहा था कई महीने पहले, पिछले नवंबर की बात कर रहा हूं, कि नवंबर तक सत्ता छोड़ दीजिए, नहीं तो उसके बाद जो होगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो साफ साफ इशारा था कि हमारी बात मान लीजिए, अगर सत्ता में बने रहना है तो हमारी बात मान लीजिए। शेख हसीना ने मानने से मना कर दिया और उसका नतीजा भुगतने के लिए वो तैयार थी, और उस नतीजा उन्होंने भुगता भी। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत से, अपने देश के हित से समझौता नहीं किया। ये बहुत बड़ा संदेश है हम सब लोगों के लिए। लेकिन मैं आज शेख हसीना की बात नहीं कर रहा हूँ, और या उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश से जो खबर आई है। ये खबर 1947 के बाद से आज तक कभी सुनने को नहीं मिली। आपको मालूम है कि 1950-51 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था, और ये तय हुआ था, उस पैक्ट मतलब ये लिखित जो है समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच में, कि दोनों देश अपने अपने देश की माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखेंगे। ये जिम्मेदारी, जवाबदेही उस देश की होगी। यानी पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी, खासतौर से हिंदू हैं, उनका ध्यान रखना पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होगी। और भारत में जो मुसलमान हैं उनका ध्यान रखना भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी। भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही निभाई, और पाकिस्तान ने वो जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई। तो नेहरू लियाकत पैक्ट जो है, उसको बिना घोषणा किए पाकिस्तान ने मानने से मना कर दिया, और कभी उस पैक्ट के तहत जो जो बातें तय हुई थी उनमें से कुछ भी नहीं मानी। लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, और वो अत्याचार बढ़ता रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, कोई और प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, उनकी घटती जनसंख्या। आज़ादी के समय क्या थी, आज क्या है। बांग्लादेश की आज बात कर रहे हैं तो आज़ादी के समय बांग्लादेश में 33%, 33% हिंदू थे। आज 7.58% है, लगभग 7.5% बचे हैं। तो खबर क्या आई?
अभी तक आगजनी हो रही थी, हत्या हो रही थी, हमले हो रहे थे हिंदुओं पर। हिंदुओं ने तय किया कि अब बहुत हो गया, मरना है ऐसे भी तो लड़कर मरे। ये जज्बा जो है जब किसी कौम में आ जाता है, किसी समाज में आ जाता है, तो फिर उसकी शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने तय किया कि हम एक होकर लड़ेंगे। एकता, रास्ता जो है वो है एकता का। अपने दुश्मन को ये संदेश देना कि हम बटे हुए नहीं हैं, हम एक हैं। ये सबसे पहले दुश्मन का हौसला, उसका मनोबल तोड़ता है, उसके बाद उसको कमज़ोर करता है। तो बांग्लादेश के हिंदुओं ने तय किया कि अब हम मिलकर इन आतताइयों के सामने खड़े होंगे, और हज़ारों की संख्या में लोग, पुरुष और महिलाएं सड़कों पर उतर आए। उसका नतीजा क्या हुआ देखिए, उसका कितना तेज़ी से और कितना जल्दी असर हुआ। तो जो मैं बात शुरू में कह रहा था कि 1947 के बाद से आज तक जो सुनने में नहीं आया, वो सुनने में आया कि बांग्लादेश के जो गृह मंत्रालय के सलाहकार हैं, एक तरह से कहिए कि इस समय गृह मंत्री हैं, उन्होंने हिंदुओं से माफ़ी मांगी है बांग्लादेश में, जो सिर्फ 7.5% है आबादी का। उनसे माफ़ी मांगी है कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन हम आपकी रक्षा के उपाय करेंगे। ये बयान नहीं आता अगर हिंदू एक नहीं होते, अगर हिंदू एक होकर सड़क पर नहीं उतरते। तो एकता की इस ताकत को समझिए। उसने जो है वो बांग्लादेश की जो मौजूदा रिजीम है उसका मनोबल तोड़ दिया। उनको लगा कि अगर ये हिंदू एक होकर सड़क पर उतर आए तो हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस एकता ने जो संदेश दिया, केवल बांग्लादेश को नहीं, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया जो खामोशी से ये सब देख रही है, वो अमेरिका, वो यूरोप, जो छोटी छोटी बातों पर ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाते हैं और अपने को दुनिया का ह्यूमन राइट्स का ठेकेदार मानते हैं, उनको बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा दिखाई ही नहीं दे रही थी, सुनाई नहीं दे रही थी। महिलाओं की चीत्कार उनको सुनाई नहीं दे रही थी। तो सवाल ये है कि जब पुलिस और सेना आपके खिलाफ हो तो क्या करें? तब एक हों। ये बांग्लादेश के हिंदुओं ने ये संदेश दिया है, संख्या बल में बहुत कम होने के बावजूद, लगातार अत्याचार सहने के बावजूद, पिछले 77 साल से उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको सहने के बावजूद, उन्होंने ये रियलाइज़ किया, उनको ये एहसास हुआ कि अत्याचार करना जितना बुरा है, अत्याचार को सहना भी उतना ही, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उतना ही बुरा है। तो एकता क्या कर सकती है, ये बांग्लादेश के हिंदुओं ने दिखा दिया है। दूसरी खबर, हिंडनबर्ग की खबर आपने सुनी होगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फिर से आई है। इस बार किसी कंपनी पर हमला नहीं किया, इस बार सीधे सेबी पर, जो नियामक संस्था है स्टॉक मार्केट की, उसकी चेयरमैन पर हमला किया है। उसमें तथ्यात्मक रूप से कोई बात सही नहीं है, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से इकोसिस्टम काम करता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, विपक्ष सवाल उठाता है, राहुल गांधी सबसे पहले वीडियो संदेश जारी कर देते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये भ्रष्ट तंत्र है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा। तो राहुल गांधी से एक बार फिर पूछ रहा हूँ, आप क्यों करते हैं? अगर ये भ्रष्ट तंत्र है, इसमें पैसा डूब जाएगा, तो आप अपना पैसा भारत के स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं, वो कभी जवाब देंगे नहीं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले 5 साल में उनका जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो 59% बढ़ गया है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। खुद तो इन्वेस्ट करेंगे और भारत के निवेशकों से कहेंगे कि तुम मत जाओ। ये सीधे सीधे देश के खिलाफ है। बांग्लादेश में जो हो रहा है सनातन के खिलाफ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और ऐसी रिपोर्ट्स के आधार पर जो कुछ किया जा रहा है वो देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है, देश के विकास के खिलाफ है। और उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश में दुख की बात है कि सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता भी शामिल है। अब ये बात किसी से छिपी नहीं रह गई है। अब दबे छिपे स्वर में कोई इस बात को बोलता नहीं है। सवाल ये है कि राहुल गांधी के पास क्या प्रमाण है, किस आधार पर बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है, सेबी के चेयरमैन का मामला नहीं, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जो अडानी के मामले में आई थी,
पिछली रिपोर्ट, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो चुका है। इसके बावजूद इस मुद्दे को उठाना और इतनी तत्परता से उठाना, क्या राहुल गांधी का एक भी वीडियो आपको याद है कि वो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे, भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में उन्होंने जारी किया हो? कि ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सार्वजनिक रूप से पीटा जा रहा है, कि एक ज़िले के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ शरिया लागू हो गया है, उसके खिलाफ एक भी वीडियो या एक भी संदेश या एक भी ट्वीट राहुल गांधी का आया है क्या? क्यों नहीं आया है? क्योंकि सनातन कमज़ोर हो इसके पक्षधर हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो इसके पक्षधर हैं। इसलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उनके लिए जो है, उनको लगता है कि उनके जैसे बिल्ली के भाग्य से छींका टूटता है उस तरह से है। उनको लगता है ये अवसर है भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला करने का। मोदी, फिर कह रहा हूँ, बहाना है। असली निशाना भारत की अर्थव्यवस्था और ये जो सनातन धर्म है इसको निशाना बनाना है। इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो या पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। अधीर रंजन चौधरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उनके कारण अलग हैं। उनको कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मत देखिए, क्योंकि उनकी पार्टी उनकी बात कभी सुनती नहीं है। लेकिन वो बोलते रहते हैं, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए उनको कि जो भी हो, चुनाव हार गए। अगर नहीं बोलते तो चुनाव शायद जीतकर आज लोकसभा में होते फिर, लेकिन वो बोले। लेकिन कांग्रेस पार्टी में और किसी की हिम्मत नहीं है, और राहुल गांधी तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। अपने को जनेऊधारी हिंदू बताएंगे, शिव भक्त बताएंगे, लेकिन हिंदुओं पर जब अत्याचार होगा तो मुंह नहीं खोलेंगे। तो राहुल गांधी को इस बात का जवाब क्या नहीं देना चाहिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हो रहा हिंदुओं पर अत्याचार? क्यों हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में उनका मुंह नहीं खुलता है? अगर वो अपने को हिंदू कहते हैं, शिव भक्त कहते हैं, तो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में कुछ तो बोलना चाहिए। उन्होंने जो नई सरकार बनी है बांग्लादेश में, उसको बधाई दी है। एक शब्द नहीं कहा कि आप अपने देश में हिंदुओं की रक्षा कीजिए, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है। इसके बारे में एक शब्द उनके संदेश में, उनके ट्वीट में नहीं है। लेकिन वो अत्याचार करने वाली सरकार को बधाई दे रहे हैं। तो इससे देखिए, बात है नियत की। तो क्या किया? एकता की बात मैं कर रहा था। राहुल गांधी ने अपील की कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगले दिन, ये बात इतवार की है, शनिवार को रिपोर्ट आई थी। जानबूझकर शनिवार को लाई गई थी कि शनिवार इतवार 2 दिन है, इसका नैरेटिव खड़ा किया जाएगा और सोमवार को शेयर बाजार खुलेगा तो धड़ाम से गिर जाएगा। लाखों इन्वेस्टर्स का, जो सामान्य श्रेणी के इन्वेस्टर हैं, वो करोड़ों में है उनकी संख्या, उनका पैसा डूब जाएगा। लेकिन यहाँ भी काम आई एकता। लोगों ने तय किया कि इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। शेयर मार्केट चलता रहा। थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो सामान्य रूप से हर दिन थोड़ा गिरता बढ़ता है, वो सामान्य गतिविधि है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और राहुल गांधी की अपील पर नहीं गिरा। ये भारत के निवेशकों का करारा तमाचा है, हिंडनबर्ग का जो इकोसिस्टम है और राहुल गांधी पर। और इस तमाचे की गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी। भारत के सामान्य इन्वेस्टर ने जिस तरह से जवाब दिया है, पहली बार वो धोखे में आ गया था, गलतफहमी में आ गया था, उसको समझ में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद उसको खेल समझ में आ गया। खेल समझ में आ गया तो उसने इन लोगों का जो इकोसिस्टम है भारत विरोधी, उसका खेल चलने नहीं दिया। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का और राहुल गांधी की अपील का कोई असर स्टॉक मार्केट पर नहीं पड़ा, वो निवेशकों की एकता के कारण। तो आप समझिए कि किसी राष्ट्र विरोधी या सनातन विरोधी विमर्श को, अगर नैरेटिव को आपको हराना है, उसको विफल करना है, तो उसके खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है। ये एकजुटता ही जो है वो सबसे पहले, जो पहले भी मैंने कहा कि वो आपके विरोधी का मनोबल तोड़ देती है।
उसको फिर समझ में नहीं आता है क्या करें। सोमवार को स्टॉक मार्केट नहीं गिरा। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मंगलवार है। अभी तक राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस पर। उन्होंने पहली बार भी सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद भी माफ़ी नहीं मांगी थी, इस बार भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो कहते हैं वो माफ़ी नहीं मांगते। लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि वो झूठ नहीं बोलते, वो गलत नहीं बोलते, वो गलत बात नहीं करते, ये कभी नहीं कहते, लेकिन माफ़ी नहीं मांगते। तो मतलब गलत बोलूँगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ऐसे लोगों को एक ही जवाब है जो भारत के निवेशकों ने दिया है कि हम आपकी बात को कोई महत्व नहीं देते और हम एकजुट होकर आपके इस नैरेटिव को विफल करेंगे। तो बांग्लादेश में हिंदुओं ने एकता दिखाकर बांग्लादेश की सरकार और जो जिहादी एलिमेंट हैं, जो जिहादी तत्व हैं, उनको जवाब दिया है कि हमको कमज़ोर मत समझो, हम संख्या में भले ही कम हैं लेकिन हम मनोबल में बहुत ऊंचे हैं और हमारी एकता, चाहे संख्या बल कम हो, एकता के सामने आपको झुकना पड़ेगा। और बांग्लादेश की वर्तमान जो सरकार है वो झुकी है। तो अगर एकता हो और एकता के साथ साथ आप दृढ़ प्रतिज्ञ हों तो उसका नतीजा सामने आता है, जो बांग्लादेश में भी दिख रहा है, अपने यहाँ शेयर मार्केट में दिखा, अर्थव्यवस्था में दिखा। तो इस बात को ध्यान रखिए। ये दोनों संदेश जो आए हैं, इन पर केवल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, इन पर अमल करने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।